चलिए आज चलते हैं 17वीं सदी के भारत में, लेकिन एक खास नजरिए से, फ्रांसवा बर्नियर की नजरों से। ये एक फ्रांसीसी यात्री थे और इन्होंने जो कुछ भी लिखा ना, वो इतना असरदार साबित हुआ कि उसने सदियों तक यूरोप की सोच पर अपनी छाप छोड़ी। देखिए, बर्नियर ने एक कितनी सख्त चेतावनी दी थी। ये लाइन एक तरह से भारत के बारे में उनके पूरे नजरिए की नींव है। उन्होंने एक ऐसी गहरी समस्या की तरफ इशारा किया जिसे वो भारत के पतन की सबसे बड़ी वजह मानते थे। तो आज की हमारी चर्चा का रास्ता कुछ ऐसा रहेगा। पहले हम बर्नियर की चेतावनी को समझेंगे, फिर देखेंगे कि भारत के खिलाफ उनके तर्क क्या थे। उसके बाद जानेंगे कि असलियत कितनी अलग और जटिल थी, और ये प्राच्य या ओरिएंट का मिथक बना कैसे। और आखिर में इस बात पर गौर करेंगे कि सिर्फ एक कहानी का इतना ज्यादा असर कैसे हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये फ्रांसवा बर्नियर थे कौन और मुगल साम्राज्य में पहुंचे कैसे। देखिए, बर्नियर कोई आम टूरिस्ट नहीं थे। वो एक पढ़े लिखे डॉक्टर और फिलोसोफर थे जो ज्ञान और नए मौकों दोनों की तलाश में भारत आए थे। तो वो करीब 12 साल भारत में रहे। मुगल राजकुमार दारा शिकोह के निजी डॉक्टर भी बने। मतलब उन्होंने मुगल दरबार को बहुत करीब से देखा। और वो जो कुछ भी लिख रहे थे ना, वह असल में फ्रांस के राजा और वहां के ताकतवर लोगों के लिए लिख रहे थे, जिसका मकसद था मुगल भारत और यूरोप के तुलना करना। अब आते हैं बर्नियर के सबसे मुख्य तर्क पर, जिसकी वजह से मुगल साम्राज्य की एक बहुत ही कह सकते हैं अंधकारमयी तस्वीर दुनिया के सामने आई। बर्नियर ने भारत को यूरोप का एकदम उल्टा दिखाया। एक तरफ यूरोप जहां व्यवस्था, समृद्धि और तरक्की थी, तो दूसरी तरफ मुगल भारत जहां सिर्फ अत्याचार, गरीबी और बर्बादी थी। बर्नियर के हिसाब से इन सारी समस्याओं की जड़ सिर्फ एक ही थी: जमीन पर निजी मालिकाना हक का न होना। उनका कहना था कि सारी जमीन बादशाह की है, इसलिए आम लोगों के पास कोई वजह ही नहीं थी कि वो अपनी जमीन को बेहतर बनाने के लिए मेहनत करें या उसमें पैसा लगाएं। उन्होंने किसानों की ऐसी हालत बयान की जो ज्यादतियों और भारी टैक्स के बोझ तले दबे हुए थे। तो बर्नियर के मुताबिक ये एक ऐसा सिस्टम था जिसने एक ऐसे समाज को जन्म दिया जहां आम आदमी के लिए आगे बढ़ने का कोई रास्ता ही नहीं था। और इसका नतीजा, बर्नियर ने लिखा कि भारत में कोई मिडिल क्लास है ही नहीं। समाज सिर्फ दो हिस्सों में बटा है, एक तरफ मुट्ठी भर अमीर शासक और दूसरी तरफ बाकी सारी की सारी गरीब जनता। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। मजे की बात यह है कि बर्नियर की अपनी ही लिखी बातों में कुछ ऐसी दरारें दिखती हैं जो एक बिल्कुल अलग ही हकीकत की तरफ इशारा करती हैं। तो सवाल यह है कि क्या यही पूरी सच्चाई थी? चलिए जरा करीब से देखते हैं और उनके ही लिखे कुछ और फैक्ट्स पर नजर डालते हैं। एक तरफ बर्नियर भारत की गरीबी के बारे में लिख रहे थे और दूसरी तरफ उन्होंने खुद ही बंगाल की तारीफों के पुल बांध दिए। उन्होंने लिखा कि बंगाल इतना समृद्ध है कि वो उस समय के मिस्र से भी कहीं आगे है। अब ये देखिए, एक तरफ किसानों की गरीबी का चित्रण है और दूसरी तरफ ये शानदार कारीगरी। ये विरोधाभास ही बर्नियर की कहानी की असल जटिलता को दिखाता है। इतना ही नहीं, बर्नियर ने खुद ये बात नोट की थी कि भारत अपने सामान के बदले में पूरी दुनिया से सोना और चांदी खींच रहा था। मतलब भारत एक बहुत बड़ा ग्लोबल ट्रेड हब था। और एक और चौंकाने वाली बात, उस दौर में भारत की लगभग 15% आबादी शहरों में रहती थी। ये आंकड़ा उस समय के पश्चिमी यूरोप से भी ज्यादा था। ये फैक्ट तो बर्नियर के उस दावे को पूरी तरह से झुठला देता है जिसमें वो भारतीय शहरों को सिर्फ अस्थायी कैंप कहते हैं। खैर, इतने सारे विरोधाभासों के बावजूद बर्नियर ने भारत की जो तस्वीर पेश की, उसे यूरोप में हाथों हाथ लिया गया। बर्नियर की किताब एक बेस्ट सेलर बनी। उसका कई भाषाओं में अनुवाद हुआ और मॉन्टेस्क्यू जैसे बड़े बड़े यूरोपीय विचारकों ने उसे सच मान लिया। और यहीं से प्राच्य निरंकुशता या ओरिएंटल डेस्पोटिज्म का विचार पैदा हुआ, जिसने औपनिवेशिक सोच की नींव रखने में एक बड़ा रोल निभाया। ये प्राच्य निरंकुशता का सिद्धांत क्या था? ये वही विचार था कि एशिया के समाज स्वभाव से ही तानाशाही वाले होते हैं, जहां शासक के पास सारी ताकत होती है, निजी संपत्ति होती नहीं और जनता हमेशा दबी कुचली रहती है। तो इस पूरी बातचीत से हमारे लिए सबसे जरूरी सबक क्या है? बर्नियर का ये पूरा मामला हमें दिखाता है कि कैसे एक अकेली दमदार कहानी सच पर हावी हो सकती है और लोग उसे ही पूरी सच्चाई मान लेते हैं, भले ही हकीकत उससे कहीं ज्यादा पेचीदा क्यों ना हो। आखिर में ये एक बड़ा सवाल छोड़ जाता है
हम जो कहानियां कहते या सुनते हैं वो दुनिया को देखने के हमारे नजरिए को कैसे बदल देती हैं। ये हमें याद दिलाता है कि किसी भी नतीजे पर पहुंचने से पहले हमेशा अलग-अलग दृष्टिकोणों को जानना कितना जरूरी है।